हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बताओ, पढ़ाई में क्या हाल चाल? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अगर अच्छी ही चल रही है तो बहुत बढ़िया। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ करेंगे क्लियर हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर। आज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ मेरा फर्स्ट लेक्चर साइंस का क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है रासायनिक क्रियाएं और रासायनिक समीकरण। भाइयों, हमारा एक और चैनल है MR एजुकेशन हब, जहां हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जैसे SSC की, CDS की, GS, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़, जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना रहे। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो भाई एक बंदे को ज़रूर शेयर करे, ताकि और भी बंदों को नॉलेज मिले। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका। हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक क्रियाएं और रासायनिक समीकरण। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी डेली लाइफ में क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन है क्या। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट में डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये इस चैप्टर में 6 टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे। करते हैं स्टार्ट केमिकल रिएक्शन से। अब डेली लाइफ में आपने देखा होगा, गर्मियों के दिनों में हम दूध को रख देते हैं बाहर, इन समर के दौरान। अगर रात को दूध बाहर रखा रहता है तो क्या होता है? दूध में खटास आ जाती है, खट्टापन आ जाता है। दूध पीने में थोड़ा मीठा टाइप होता है, टेस्ट उसका अलग होता है, लेकिन सारी रात गर्मियों में अगर वो बाहर रखा गया तो उसमें खटास आ जाती है, खट्टापन आ जाता है, तो इसमें उसका टेस्ट चेंज हो गया। और अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा, तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों से दाख बनाना। अब कई बंदों को तो ये नहीं पता होगा दाख किस चीज से बनती है। जो दाख है वो अंगूरों का खर्मीकरण करके उससे दाख बनती है। ठीक है, देखो अंगूर कैसे होते हैं, आपने देखा होगा गोल, और दाख पिचकी हुई होती है, वो बनती है अंगूरों से। तीसरा, कुकिंग ऑफ फूड। भोजन का बनाना। हम इसमें सब्जी बनाते हैं, सब्जी में हम क्या क्या डालते हैं? आलू, सबसे नॉर्मल, मटर, प्याज,
लहसुन, हल्दी, नमक, मिर्च, घी, ये सब चीज़ें डालते हैं। अगर हम कच्चा आलू खाएं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, मटर कच्चे खाएं उसका टेस्ट अलग होता है, प्याज का अलग, लहसुन कड़वा होता है, अदरक कड़वा होता है, मिर्च एक चम्मच हम खा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा तीखी होती है, नमक नमकीन होता है। लेकिन जब इनको हम मिक्स करके गर्म करते हैं, जो सब्जी बनती है उसका टेस्ट कैसा होता है, देखो टेस्ट उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसका केमिकल भी वो चेंज हो जाती है, रासायनिक भी चेंज उसमें आता है। ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अब हमारे पेट में हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में खाने को पचाना, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचाना, वो भी क्या है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। देखो हम रोटी खाते हैं, रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, घी खाते हैं, घी में आता है फैट। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो इनको चेंज करता है, फैट को चेंज करता है फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है माल्टोस, सुक्रोस एंड ग्लूकोज में। ये सब केमिकल रिएक्शन है, इनकी स्टेट चेंज करना, इनका रूप चेंज करना। और प्रोटीन, प्रोटीन को चेंज करता है एमिनो एसिड में। ठीक है, हमारे शरीर को समझ आती है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को हम हजम कर सकते हैं, प्रोटीन को हम हजम नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट को हम हजम नहीं कर सकते, ग्लूकोज को हजम हम कर सकते हैं। सीधा घी हजम नहीं होगा, अगर हमने घी फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो सुबह वो हमारे मल के साथ ऐसे ही निकल जाता है, अगर वो फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो। और एग्जाम्पल इसका, लोहे पे जर लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, अब बाहर हमारी लोहे की चीजें पड़ी रहती हैं, जैसे तवियां होगी, ट्रॉली होगी, हड़ हो गए, उन पे देखते हैं जहां लोहा है उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है, हल्के ब्राउनिश कलर का, एक नई सी पापड़ी सी आने लग जाती है। वो क्या है, जर लग जाता है लोहे को। वो लगता क्यों है, वो लगता है आयरन के साथ वाटर और ऑक्सीजन दोनों मिलके उसका बनती है रस्ट। ठीक है, ये कुछ डेली लाइफ की केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले दूध में खटास आना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों से दाख बनाना, फिर कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाना, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ये सब इनकी देखो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिजिकल लुक भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। ये सब केमिकल रिएक्शन के देसी एग्जाम्पल्स हैं, अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी यहां से, या फिर हम कह दें केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब कोई भी सब्सटेंस में कुछ बदलाव आएंगे। वो बदलाव कैसे होंगे, पहला बदलाव उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट हमारे पास तीन होती हैं, या तो उसकी स्टेट चेंज होगी, स्टेट हमारे पास तीन होती है, एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस।
सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाएगा, या सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाएगा। दूसरा, उसका कलर चेंज होगा, हो सकता है इनमें से जो भी मैं पॉइंट लिख रहा हूं उसमें से कुछ भी हो सकता है, तभी वो केमिकल रिएक्शन होगी। कलर चेंज हो जाएगा। जैसे लोहे का कलर होता है डार्क ग्रे, जब उसमें जंग लगता है तो उसका कलर ब्राउनिश आ जाता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। अब कॉपर का रंग आपने देखा होगा कैसा होता है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसमें डार्क ग्रीन कलर का कलर आने शुरू हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है। चांदी हाथ पे पहनते भी हैं, कड़ा भी पहनते हैं, कड़े का कलर कुछ दिनों बाद काला रंग होना शुरू हो जाता है। वो भी क्यों होता है? ऑक्सीडाइजेशन के कारण कलर में चेंज आ जाता है कि कई चीजों में। तीसरा, टेस्ट का एग्जांपल ले लो। जैसे अपने आलू कच्चा खाओ, उसका टेस्ट कैसा था? जब वो 3-4 चीजें मिला के हमने सब्जी बनाई, उसका टेस्ट चेंज हो गया, स्वाद चेंज हो गया। फिर ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो जाती है। प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू आता है, लेकिन जब वही प्याज सब्जी में हम डालते हैं, सब्जी खाते वक्त तो आंखों में आंसू नहीं आता, क्योंकि उसमें तीखी स्मेल आती है। उसके बाद उसकी तीखी स्मेल खत्म हो जाती है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर में भी बदलाव आ जाता है, तापमान में भी बदलाव आ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, कार्बन को जब हम गर्म करते हैं, आग लगाते हैं, यानी कोयले को जब हम जलाते हैं, कोई भी चीज जब जलती है इन दी प्रेजेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ठीक है। तो हमें क्या मिलती है? लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ तो हीट मिलती है, टेम्परेचर मतलब गर्मी पैदा होती है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। इन चीजों से अगर कोई भी बदलाव आ जाए, दो चीजों को मिला के या एक चीज को तोड़ के, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, बुक में एक एक्टिविटी भी है ये, मैग्नीशियम का रिबन, मतलब जो मैग्नीशियम आता है रिबन में आता है, कपड़ा टाइप होता है, कागज टाइप होता है। उसको जब हमने जलाया, कोई भी चीज जलती है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलती है, ऑक्सीजन वहां होनी जरूरी है। और हमारा बनता क्या है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, राख बनती है, वो राख है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये एक हमारी रासायनिक क्रिया है। जो इस साइड वाले हैं, देखो इससे इधर ये सिंबल है, इन दोनों को मिलके क्या बना? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इस साइड वालों को हम कहते हैं रिएक्टेंट, और हिंदी और पंजाबी में कहा जाता है अभिकारक। रिएक्टेंट या अभिकारक। इस साइड वाले को कहा जाता है प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। उत्पादक या प्रोडक्ट, यहां देख लेना, उत्पाद भी हो सकता है या उत्पादक भी हो सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो जब ऐसे लिखा जाता है, ये केमिकल रिएक्शन है, एक साइड रिएक्टेंट, एक साइड प्रोडक्ट। लेकिन अभी केमिकल इक्वेशन बनाना है इसको, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम यूज करते हैं इनके, मैग्नीशियम पूरा नहीं लिखते, ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखते, मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा नहीं लिखते, हम यहां पर यूज करते हैं सिंबल्स। कल मैंने करवाए भी थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, C का कार्बन, N का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na। ये सिंबल्स यूज जब हम करेंगे इनकी जगह, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है देखो यहां से Mg, और देखो मैग्नीशियम है पूरा लिखना है तो जो पहला अक्षर होगा M वो बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O, तो हम ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा O2 रूप में पाया जाएगा। और गैस है ये, सिर्फ नोबल गैस को छोड़ के। नोबल गैस कौन सी है? हीलियम है, आर्गन है और नियोन है, जाइनोन है, रेनन है। उनको छोड़ के बाकी O2 के रूप में या उनके साथ 2 लगा होगा नीचे O2। अब ये हो गए हमारे रिएक्टेंट या अभिकारक, और यहां इस साइड बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जब इनको हम सिंबल में लिखते हैं, ये पहला स्टेप हो गया, इनके जगह हमें क्या यूज करने हैं? सिंबल्स। फिर दूसरा, इनको करना है बैलेंस। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? यहां ऑक्सीजन है 2। यहां ऑक्सीजन कितने हैं भाई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देखना है। इससे जितने ऑक्सीजन चाहे अकेले के लिखे उनको सबको जोड़ दो। इधर सिर्फ ये है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर 1 है, तो बैलेंस नहीं है, तो इधर भी हमें 2 चाहिए। तो हम यहां 2 नहीं लगा सकते भाई, हम 2 लगाएंगे यहां पे। यहां 2 लगाया, इसका मतलब ऑक्सीजन भी यहां 2 हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो चुके हैं। फिर यहां मैग्नीशियम 1 है, वहां मैग्नीशियम 2 है, तो इसके साथ कर दो 2 की मैग्नीशियम की कर दो 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब एक चीज और रहेगी इसमें बाकी, देखो ये शो करता है रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को, सिंबल को और बैलेंस को। फिर इसमें एक चीज और लिखनी होती है, स्टेट, कि वो कौन से रूप में पाया जाता है। ठोस पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, गैस पाया जाता है। ठोस के लिए यानी सॉलिड, सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं S। द्रव लिक्विड, लिक्विड के लिए हम ब्रैकेट में यूज करते हैं L। और गैस, पंजाबी में और हिंदी में भी गैस कहा जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं G। अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल हमेशा ज्यादातर सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के जो है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रूप में पाए जाते हैं। ये हो गया सॉलिड। ऑक्सीजन लिक्विड, तो ऑक्सीजन होगी हमारी हवा। हवा क्या है? गैस। जब मैग्नीशियम रेवन को जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो राख हमारे सामने रिजल्ट आता है। ठीक है, राख कैसी होती है? सॉलिड, ठोस। अब ये जो बन गई, इसी को हम कहते हैं कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। यहां तक समझ आया? देखो, केमिकल रिएक्शन कोई भी 2 प्रोडक्ट को रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बनाना, या एक प्रोडक्ट को तोड़ के 2 प्रोडक्ट बनाना, या 2 प्रोडक्टों को जोड़ के नए 2 प्रोडक्ट बनाना, वो केमिकल रिएक्शन है। सिंपल नाम भी लिख दो। लेकिन केमिकल इक्वेशन में हम यूज करेंगे सिंबल्स, उनको बैलेंस करेंगे बकायदा। बैलेंस के बाद उसकी स्टेट भी उसमें मेंशन होगी। ठीक है, यहां से इस तरफ गया, ये बना,
ये है केमिकल इक्वेशन। अब बताता हूं बैलेंस कैसे करना है। अगर आपने ये चैप्टर यहाँ वीडियो में देख लिया और इसके बाद साथ में बुक में से पढ़ लिया तो दोबारा आपको सिर्फ पेपर के दौरान ही पढ़ने की जरूरत होगी। यहाँ आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेशन आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी, सर ने ये कहा था। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना इसको, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ स्टेप होते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस H2SO4 क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें चेक करना होता है, तो हमें एक बनाना होता है डब्बा। वैसे तो एक हिट एंड ट्राई मेथड भी है, वो भी बता दूंगा बाद में। यहां एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है और रिएक्टेंट में कितना है, या अभिकारक में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। देखो इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है। तो जिंक है तो उसका लिख दो Zn। H है हाइड्रोजन, दूसरा S है सल्फर, फिर O है ऑक्सीजन। वहां पर भी यही होंगे। अगर इन चीजों से मिलके बना है तो इन्हीं यही चीज उसमें रिपीट होंगी। अब यहां जिंक कितने हैं, Zn कितने हैं यहां पे 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब ये तो हो गए रिएक्टेंट के। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में 1 जिंक है, 1 2 हाइड्रोजन है, फिर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। देखो अगर ये चीज सेम आ गई, जिंक 1 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, तो ये क्या है? बैलेंस है। ये पहले से बैलेंस थी, ठीक है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, चेक कर लिया, ओके डन। अब बैलेंस करने का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको बैलेंस करना है। ये मिटा लेता हूं यहां से, बाकी तो यही चीज लिखनी है। एक डब्बा बनाना है, एक केमिकल रिएक्शन हम नहीं ले लेते हैं यहां पे। सेकेंड एग्जांपल हमने लेनी है यहां पर Fe प्लस H2O बनेगा क्या? Fe2O3 प्लस H2। Fe क्या है? आयरन, लोहा। लोहा एक मेटल है, वो सॉलिड रूप में पाया जाता है। H2O वो लिक्विड रूप में पाया जाता है। और Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, और है, ये भी सॉलिड रूप में पाया जाता है। और H2 गैस रूप में पाया जाता है। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे? जैसे Fe 1 है यहाँ पर, वहां पर Fe कितने हैं 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहां 2 है, चलो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, वहां 3 है। तो लिख लो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप, इनको डब्बे में मेंशन कर लो ऐसे। और Fe लिखो यहाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कितने हैं Fe? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन है 1। उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, पहला उसको डब्बे में मेंशन करना,
उनकी स्टेट मेंशन करना, दूसरे में इनके रिएक्टेंट लिखना, रिएक्टेंट में कितने कितने एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं। Fe यहाँ कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, इसमें देखना है सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से हैं। सबसे ज्यादा एलिमेंट यहां ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं, 3। या फिर ये देखो जोन सा रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन वहां पर आयरन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले उसे बैलेंस कर लो, ठीक है। और जो अकेले हैं, जैसे आयरन यहां पर अकेला है रिएक्टेंट में और यहां हाइड्रोजन अकेला है, इनको एंड में बैलेंस करेंगे, ठीक है। 2 तरीके हैं, पहला जो सबसे ज्यादा है वो देख लो, या फिर दूसरा ये देखो कि कौन सा एलिमेंट दोनों में किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें आयरन, आयरन तो यहां अकेला है, छोड़ दो इसको, बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन वहां अकेला है, इसको भी छोड़ दो, बाद में बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ऑक्सीजन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, यहां हाइड्रोजन के साथ, वहां आयरन के साथ। तो सबसे पहले हमें किससे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां कितने हैं, 3। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो इसको कर दो 3 के साथ मल्टीप्लाई, कर दिया। जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया। क्योंकि प्रोडक्ट में 3 थे, अब रिएक्टेंट में 3 हो गए, और यहां 3 करने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन यहां कितने हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में या आयरन को पहले कर लो या हाइड्रोजन को पहले कर लो। चलो हम हाइड्रोजन को पहले कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 3 6, और उस साइड कितने हैं, 2। अगर उसकी हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6, ये भी 6, ये 3। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद आयरन, आयरन के यहाँ पर कितने हैं, प्रोडक्ट में 2, लेकिन यहाँ कितना है, 1। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ आगे लिखना है। अब चेक करो, आयरन 2, आयरन 2, हाइड्रोजन 3 2 6, 3 2 6, ऑक्सीजन 3 1 3, 3। बैलेंस इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अगर और कहते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं एक और। देखो केमिस्ट्री में अगर केमिकल इक्वेशन समझनी है तो भाई एग्जाम्पल के दम पे ही होगी। जितने ज्यादा हम एग्जाम्पल लेंगे उतनी इजीली वो सोल्व होगी। PbNO3 ट्वाइस, इससे बन गया PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, एक प्रोडक्ट से 3 प्रोडक्ट बन गए। अपघटन प्रतिक्रिया, अपघटन क्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वही डब्बा हमें बनाना है यहाँ पे। बनाओ इधर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट या अभिकारक में, फिर प्रोडक्ट में। एलिमेंट यहां क्या है, Pb, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। वहां क्या है, यहां
Pb ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Pb यहाँ कितने हैं? 1 है। वहाँ कितना है? 1 है। ये Pb है भाई, P6 मत कर लेना। नाइट्रोजन ये बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, मतलब 1 इधर 2, 1 दूनी 2 है। वहाँ नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6। वहाँ 1 ये रहा, 2 ये रहे 3 और 2 हो रहे 5। है। देखो अब इसको करना है बैलेंस। इसमें बैलेंस किसको करेंगे? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या है इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 6 हैं, यहाँ कितने हैं? 5। देखो यहाँ 2 और 2 4। अगर इनको हम 2 कर दें, इसको 2 हम कैसे कर सकते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन प्लस कितने हो जाएंगे? 5 से हो गए 6। कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहां Pb 2 हो गए। Pb कितने हैं? 2। Pb हमारे पास 2 हैं, तो यहां 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब और देखो, अब नाइट्रोजन हमारे यहाँ कितने थे? 2 थे, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ये हो गया था बैलेंस। अब पहले यहाँ 2 थे, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन यहाँ कितने हो गए? 4। 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 के साथ। किसके साथ? 4 के साथ। तो इसको 4 के साथ करेंगे, थोड़ा टफ होगा, ये बड़ा है इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। तो नाइट्रोजन यहाँ 4 हो गई। ठीक है, Pb बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गई, है ना, क्योंकि 2 के साथ इसकी तो मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, 12 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने थे? 6 थे, 6 हमने बना दिए थे। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 1 जा 2, 2 तो ये है, 4 2 जा 8, ये है, और ये 2। देखो 2 8 10 और 2 12 होगी ना बैलेंस। ठीक है, ये भी सॉलिड रूप में पाया जाता है, ये भी सॉलिड रूप में पाया जाता है, ये गैस और ये भी गैस के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। आज के लिए इतना ही था, बाकी का जो चैप्टर है वो आएगा सेकंड पार्ट में। कल हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम 5 प्रकार के टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसको हम इस चैप्टर में कल कवर करते हैं सेकंड पार्ट में। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और एक मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन और ऑक्सीजन ये CO2 ही क्यों बना, CO3 या CO4 क्यों नहीं बना। ठीक है, वो भी मैं कल आपको कवर करता हूं, कल वाले टॉपिक में। और भाइयों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर जरूर करना। थैंक्स अ लॉट, सी यू।